नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस्ड डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में एकदम डीप डाइव करने वाले हैं। हम सफर शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक रूल्स से और देखेंगे कि कैसे आज के मॉडर्न सिस्टम्स को रेजिलिएंट बनाया जाता है, मतलब इतना मजबूत कि वो किसी भी हालत में टिके रहें। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन दूर करते हैं, डेटा इंटेग्रिटी और डेटा कंसिस्टेंसी। सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, अक्सर लोग इन्हें एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं, लेकिन इनके बीच एक बहुत बड़ा फंडामेंटल फर्क है। क्या है वो फर्क? कुछ आइडिया है? ओके, चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। स्क्रीन पे देखो। डेटा इंटेग्रिटी का मतलब है रूल्स को फॉलो करना। सीधी सी बात, ये डेटा की एक्यूरेसी और वैलिडिटी के बारे में है। जैसे एज वाले कॉलम में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आ सकते हैं, सिंपल। दूसरी तरफ डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब है लॉजिकल करेक्टनेस, यानी डेटाबेस में जो भी डेटा है वो आपस में लॉजिकली सेंस बनाना चाहिए। अभी क्या सीखा बताओ? इंटेग्रिटी मतलब रूल्स, कंसिस्टेंसी मतलब लॉजिक। इसको समझने के लिए एक लाइब्रेरी की एनालॉजी लेते हैं। मान लो एक लाइब्रेरी है। डेटा इंटेग्रिटी ये चेक करेगी कि हर बुक का एक वैलिड ISBN नंबर है या नहीं। ये एक फॉर्मेट रूम हो गया। लेकिन डेटा कंसिस्टेंसी क्या चेक करेगी? वो ये देखेगी कि अगर लाइब्रेरी का सिस्टम बोल रहा है कि एक बुक शेल्फ C पर है, तो वो बुक सच में वहां होनी चाहिए। अगर सिस्टम में एंट्री है पर बुक गायब है, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हमने इंटेग्रिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी से शुरू कर लिया है। आगे हम डेटा रूल्स को इन्फोर्स करना सीखेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद शार्डिंग से स्केलिंग कैसे करते हैं, उसकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज, और एंड में सबसे एक्साइटिंग चीज, सेल्फ हीलिंग डेटा का फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमें पता चल गया है कि रूल्स क्या हैं, तो अगला सवाल ये है कि इन्हें लागू कैसे किया जाता है। यहाँ पर एंट्री होती है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की। ये वो पावरफुल टूल्स हैं जो डेटाबेस लेवल पर ही डेटा की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। स्क्रीन पर कुछ मेन इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट्स देखते हैं कि हर कॉलम में सही टाइप का डेटा हो। एंटिटी इंटेग्रिटी का मतलब है कि हर रिकॉर्ड की एक यूनिक पहचान यानी प्राइमरी की होनी ही चाहिए। की कंस्ट्रेंट्स डेटा में यूनिकनेस बनाए रखते हैं। और आखिर में रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, जो टेबल्स के बीच के कनेक्शन को वैलिड रखती है। चलो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये रूल कहता है कि एक टेबल में फॉरेन की वैल्यू या तो दूसरी टेबल की प्राइमरी की से मैच करे या फिर नल हो। इससे ऑफन रिकॉर्ड्स नहीं बनते। मतलब ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बनेगा जिसका पेरेंट रिकॉर्ड ही ना हो। रियल लाइफ में इसका यूज़ क्या है? सोचो, एक ई-कॉमर्स साइट पर ऑर्डर का रिकॉर्ड है लेकिन कस्टमर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और ये स्लाइड इस रूल को एकदम आसानी से समझा रही है। देखो, स्टूडेंट टेबल में एक स्टूडेंट को ब्लॉक नंबर 22 असाइन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब हम ब्लॉक टेबल में चेक करते हैं तो 22 नंबर का तो कोई ब्लॉक है ही नहीं। ये है एक क्लासिक रेफरेंशियल इंटेग्रिटी वायलेशन। और पता है क्या होगा? डेटाबेस ऐसी एंट्री को रिजेक्ट कर देगा। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ठीक है, अगले सेक्शन पर चलते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने रूल्स सेट कर दिए, पर अब अगला चैलेंज है सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना। इस प्रिंसिपल का मेन काम है डेटाबेस के अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी को एप्लीकेशंस और यूजर्स से छिपाना, ताकि सिस्टम को मेंटेन करना आसान हो। यहाँ दो तरह के इंडिपेंडेंस हैं, फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल इंडिपेंडेंस हमें डेटा का स्टोरेज स्ट्रक्चर बदलने की आज़ादी देती है, जैसे डेटा को एक नई हार्ड ड्राइव पर मूव करना बिना एप्लीकेशन का कोड बदले। और लॉजिकल इंडिपेंडेंस हमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर बदलने देती है, जैसे एक टेबल में नया कॉलम ऐड करना बिना यूजर के व्यू को डिस्टर्ब किए। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये एनालॉजी है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपनी कार का इंजन अपग्रेड करवा लो, लेकिन ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील या ब्रेक्स चलाना दोबारा सीखने की जरूरत ना पड़े। एप्लीकेशन यानी ड्राइवर अपना काम करती रहती है, चाहे अंदर इंजन यानी स्टोरेज में कुछ भी बदल जाए।
इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब बात करते हैं एक बड़ी प्रॉब्लम की। इंडिपेंडेंस एक सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करने में हेल्प करती है, लेकिन तब क्या होगा जब डेटा इतना ज्यादा बढ़ जाए कि एक अकेला सर्वर उसे हैंडल ही ना कर पाए। हम एक दीवार से टकरा जाते हैं और उस दीवार को तोड़ने का तरीका है डेटाबेस शार्डिंग। तो शार्डिंग आखिर है क्या चीज? बेसिकली हम एक बहुत बड़े डेटाबेस को छोटे छोटे आसानी से मैनेज होने वाले टुकड़ों में बांट देते हैं। इन टुकड़ों को शार्ड्स कहते हैं। हर शार्ड एक अलग सर्वर पर हो सकता है। इससे होता क्या है, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और सिस्टम आसानी से स्केल कर पाता है। बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यही टेक्निक यूज करते हैं। स्क्रीन पर टेम्परल शार्डिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ध्यान से देखो, यहाँ डेटा को उसके टाइम के हिसाब से हॉट, वार्म और कोल्ड शार्ड्स में बांटा गया है। हॉट शार्ड में सबसे नया डेटा होता है जो बार बार यूज होता है। कोल्ड शार्ड में पुराना डेटा होता है जिसे सस्ते स्टोरेज पर रखा जा सकता है। इससे परफॉर्मेंस भी बढ़ती है और पैसा भी बचता है। फोकस बना हुआ है ना? चलिए अब शार्डिंग के प्लेबुक में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शार्डिंग एक पावरफुल कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन इसका कोई वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है। सही स्ट्रैटेजी चुनना बहुत जरूरी है और हर स्ट्रैटेजी के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। यहाँ 3 मेन शार्डिंग स्ट्रैटेजीज हैं। रेंज बेस्ड, जो डेटा को रेंज के हिसाब से बांटती है। ये सिंपल है, पर इसमें हॉटस्पॉट्स बनने का रिस्क है। फिर है हैश बेस्ड, जो हैश फंक्शन यूज करके डेटा को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है। और तीसरी है डायरेक्टरी बेस्ड, जहां एक लुकअप टेबल बताती है कि कौन सा डेटा किस शार्ड पर है। ये फ्लेक्सिबल है, पर इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का खतरा रहता है। लेकिन शार्डिंग इंप्लीमेंट करना इतना भी आसान नहीं है। इसकी कुछ कॉमन चैलेंजेस हैं, जैसे रीबैलेंसिंग, जब नए शार्ड्स ऐड करते हैं तो डेटा मूव करना पड़ता है। हॉटस्पॉट्स, जब एक ही शार्ड पर सारा ट्रैफिक आ जाता है। और क्रॉस शार्ड जॉइंट्स, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्योंकि डेटा अलग अलग सर्वर्स पर होता है। इन सब चीज़ों को पहले से प्लान करना पड़ता है। और अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। एक ऐसी दुनिया जहां डेटाबेसेस सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करते, बल्कि इंटेलिजेंट और ऑटोनॉमस बन जाते हैं। वेलकम टू द फ्रंटियर, द सेल्फ हीलिंग डेटाबेस। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? फ्यूचर का पहला कॉन्सेप्ट है सेल्फ रेप्लिकेशन। यहाँ सिस्टम अपने आप डेटा की कॉपीज अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर बना देता है। इससे फायदा, अगर एक सर्वर किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से फेल हो भी जाए तो दूसरी कॉपी से डेटा अवेलेबल रहता है बिना किसी डाउन टाइम के। दूसरा कॉन्सेप्ट है फ्रैक्टल रीजेनरेशन। ये नेचर से इंस्पायर्ड है। अगर एक नोड थोड़ा सा डैमेज हो जाता है तो वो दूसरे नोड से इंफॉर्मेशन लेकर खुद को रीजेनरेट कर सकता है। सिस्टम अपने आप को हील कर रहा है बिना किसी इंसानी हेल्प के। अमेजिंग है ना? और तीसरा है प्रिडिक्टिव शार्डिंग। यहाँ डेटाबेस मशीन लर्निंग यूज करके फ्यूचर वर्कलोड को प्रिडिक्ट करता है और उस प्रिडिक्शन के बेसिस पर डेटा को पहले से ही रीशार्ड कर देता है। सोचो, एक ई-कॉमर्स सिस्टम जो ब्लैक फ्राइडे सेल का ट्रैफिक आने से पहले ही खुद को तैयार कर ले। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? ये सब कॉन्सेप्ट्स रिजल्ट देंगे। तो आज हमने क्या सीखा? हमने बेसिक रूल से शुरू किया और एक ऐसी दुनिया तक का सफर तय किया जहां सिस्टम्स खुद को मैनेज और हील कर सकते हैं। चलिए इस सफर के की टेकअवेज को समराइज करते हैं। सो डेटाबेस आर्किटेक्चर को मास्टर करने के ये 4 मेन पिलर्स हैं। नंबर 1, इंटेग्रिटी से रूल्स एस्टैब्लिश करना। नंबर 2, इंडिपेंडेंस से कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना। नंबर 3, शार्डिंग से बड़े स्केल के लिए डिजाइन करना। और आखिर में नंबर 4, सेल्फ हीलिंग सिस्टम से इंटेलिजेंस बिल्ड करना। इसको नोट किया? ये एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है। और अब आखिरी सवाल आप सबके लिए। जैसे जैसे डेटाबेस सिस्टम्स इतने इंटेलिजेंट और सेल्फ हीलिंग होते जा रहे हैं, तो एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डीबीए का फ्यूचर रोल क्या होगा? क्या उनका काम खत्म हो जाएगा या इवॉल्व होकर कुछ और बन जाएगा? इसके बारे में जरूर सोचिए और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। प्रैक्टिस करोगे ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।